आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो लेक्चर सीरीज थी, जिसमें आज हम जानेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि सबको बहुत ज़्यादा एक टेंशन रहता है जिस बीमारी का। और ये बीमारी ने आज वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा हैवक क्रिएट किया है और इसके बारे में रिसर्चेस जारी हैं। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। और जैसे कि अब हम हर बार करते हैं, लेक्चर शुरू करेंगे उसके पहले एक क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में देना है वीडियो सुनने के बाद, तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट आर द टू मेथड्स टू डायग्नोस कैंसर, कोई भी दो, ठीक है। नोट्स डल जाएंगे, बिल्कुल डल जाएंगे। अभी एक ही वीडियो के डले हैं, आज कल में मैं बहुत सारे वीडियोस के और आगे के डाल दूंगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विथ कैंसर। बट उसके पहले एक अपील कि पहले तो यार ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी तक मैंने जो मेरा मेन चैनल था अक्षर जुनेजा, उस पर मैंने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गाइड किया है। बट नीट यूजी के लिए मैंने अभी अभी कंटेंट बनाना शुरू किया है, तो प्लीज़ इसे अपने 10 दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा ये स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, उनको यूज़फुल रहेगा, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। क्योंकि रोज़ एक वीडियो डालना, उसके लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए और वो कंटेंट यूज़फुल होना चाहिए ऑडियंस के लिए, और वो मुझे पता चलता है आपके फीडबैक से। तो 2 दिन से जैसे मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, तो आज एक मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम पे कि आपने परसों लास्ट वीडियो डाला था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाला। तो वो चीज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज एमबीबीएस मैंने सेम स्टाइल में पढ़ाया है, बहुत क्रिस्प फॉर्म में। बट नीट यूजी का मुझे देखना था कैसा जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको 10 दोस्तों तक पहुंचाओ। जितना आप रेगुलर व्यूअर्स की संख्या बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा हमको पढ़ाने में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कैंसर से बारे में। तो कैंसर में आपको क्या चीज़ याद रखना है, आपके लेवल पे आपको याद रखना है ये मीम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक वर्ड आएगा आगे चल के, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो कैंसर में बेसिकली ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का ही सारा खेल है। और नॉर्मल जो सेल है, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, लेकिन कैंसर सेल में ये चीज़ लॉस हो जाती है, नहीं होता है उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कैंसर सेल बोलता है मैं रुकेगा नहीं साला, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पुष्पा मूवी देखी हो, तो उसमें उसका एटीट्यूड था, और वो एटीट्यूड का एक रीज़न ये भी था कि उसका कोई फादर नहीं था एज सच, है ना, जो लीगल वाला बात थी। तो उसी कारण से उसमें एक एटीट्यूड था। यहाँ पे भी कैंसर में एटीट्यूड है। यहाँ पे क्या नहीं है कैंसर सेल के पास, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो चलिए कैंसर के बारे में शुरू करते हैं। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर इज़ द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक मतलब दिमाग सोच के जिससे डर लग जाए, आपने भी कभी आपके पहचान में, जान पहचान में किसी को आपको पता हो, तो आपको पता है कि उनका माइंडसेट कैसा हो जाता है, राइट। तो मोस्ट ड्रेडेड डिसीज़ है, मेजर कॉज ऑफ डेथ है आज की तारीख में। आज की तारीख में हॉस्पिटल में एडमिशन एक कैंसर के कारण और दूसरी चीज़ों के कारण। तो कैंसर एक बहुत मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है, और ये अफेक्ट करता है 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस को पर ईयर। ये एनसीईआरटी का डाटा है, जिसमें वो कह रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस हर साल जो है कैंसर से सफ़र करते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है उन 10 लाख इंडियंस में जिसके कारण कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉडी सेल में एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी का कोई भी सेल हो आप, ठीक है। आप आँख का सेल ले लो, आप हाथ का सेल ले लो, आप पैर का सेल, कोई भी सेल, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है कि सपोज करो कि ये आपकी कोई जगह है बॉडी की, कोई ऑर्गन है, कोई पार्ट है, जहाँ पे एक फर्स्ट लेयर ऑफ सेल डल रही है, सेकेंड लेयर ऑफ सेल ऑलरेडी डली हुई है। अब ये एक जो सेल है ये नया बनना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ तो कुछ वापस से जो रीजनरेशन होता है, तो उसमें ये सेल वापस से नया बनना चाह रहा है। तो अब क्या होता है कि ये ग्रो करेगा, एक साइज अटेन करेगा, और जब एक पर्टिकुलर साइज आएगा तो ये टकराएगा आजू बाजू वाले सेल से। अभी जब आजू बाजू वाले सेलों से टकराएगा, तो आजू बाजू वाले सेल इसको इनहिबिट कर देंगे कि ये चल यहीं पे रुक जा, राइट। तो ये जो फुली ग्रोन सेल है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कांटेक्ट हुआ और इनहिबिशन हो गया, राइट। तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा दूसरे सेल्स के, इनहिबिट हो जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो एनसीईआरटी कहती है कि कांटेक्ट इनहिबिशन इज रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बाय वर्च्यू ऑफ कांटेक्ट विद अदर सेल। तो जैसे ही दूसरे सेल से कांटेक्ट में आया, वो चीज़ खत्म हो गई। तो यार ये तो अच्छी बात हुई कि चलो सेल जो है फर्दर ग्रोथ नहीं हुई। बट ये किस में हो रहा है, कांटेक्ट इनहिबिशन, जो कि नॉर्मल फेनोमेनन है, जो कि होना चाहिए। बट कैंसर सेल में क्या है, ये चीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये उगेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आसपास कौन है, और ये बोल रहा है मैं रुकेगा नहीं साला, ठीक है। और फिर ये रुकेगा नहीं और इतनी ज़्यादा दिक्कत कॉज कर देगा कि इंसान को कैंसर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ होती है आपकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार चलो ठीक है, एक बॉडी है सर, उसके कोई एक पार्ट में
कोई सेल है जिसका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन छूट गया है तो वो ग्रो कर रहा है, तो ठीक है ना, वो एक पार्ट में कुछ कैंसर होगा, बस वो पार्ट को हटा देंगे। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जब ये जो खुराफाती सेल है ये खून में बह बह के दूसरे ऑर्गन्स में चले जाए, ठीक है, ये खुराफाती सेल खून में या दूसरे तरीकों से बह बह के दूसरे ऑर्गन्स में चले जाए तो क्या करेगा, वहाँ वाले सेल्स को भी खुराफाती कर देगा, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है ये अब हम देखेंगे। तो अब क्या होता है कि ये जो मास हो जाता है इसके कारण एक सेल से बहुत सारा मास हो गया, इसको हमने कहा ट्यूमर। तो जो मैंने आपसे कहा कि एक चीज़ होती है कि जो कैंसर की सेल है वो एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से भी आया है वहीं पे कन्फाइंड है, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स एंड दिस इज ऑब्वियसली लेस हार्मफुल, क्योंकि आपको अब पता है वो एक ही जगह पे तो उसको निकाल सकते हो, इसको हम कहते हैं बिनाइन, ठीक है। बट एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मेलिग्नेंट या नियोप्लास्टिक ट्यूमर, ये ट्रू कैंसर है, मतलब जो जेन्युइनली जो हानिकारक होता है। ये क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और ये डैमेज कर देगा सराउंडिंग सेल्स को, आसपास जो भी है ना, और फिर उनको ख़त्म कर देगा, तो उनको जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है उनके सारा खाना खुद खा जाएगा, इतना बड़ा वो है ना, तो उनका सारा खाना खुद खा जाएगा, तो उनको जो है स्टार्व हो जाएगा फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट, और इसके कारण से आसपास वाले सेल की सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे कहा मेटास्टेसिस, उसको कहते हैं, मैं आपको नाम याद सारे करा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेल जो है वो स्लॉड मतलब हट निकल जाते हैं इस ट्यूमर से, जो भी इस ट्यूमर का सेल था वो आपका निकल गया है ना। सेल स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट्स, बहुत दूर चले जाता है थ्रू ब्लड वेयर दे गेट लॉस्ट एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर्स, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको झटाक से मैं बताऊं तो एक कैंसर है, कैंसर में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, सेल ग्रो कर रहा है, ग्रो करा वहीं के वहीं रहा, कहीं नहीं गया, उसको अच्छा है क्योंकि लेस हार्मफुल है, हम निकाल सकते हैं बिनाइन। बट अगर इसको लगा कि यार मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मेरे को ये धंधा बढ़ाना चाहिए, पुष्पा ने कैसे धंधा बढ़ाया था, पहले वो अपनी एक ही गांव में करता था, फिर वो धीरे धीरे उसको चेन्नई लेके चले गया, है ना। तो वो अगर उसका फुल्ली ग्रोन माइंडसेट आ गया फिर देखो कैसे उसने मचाया, राइट। तो अगर फुल्ली ग्रोन माइंडसेट आ गया तो वो बन जाएगा मेलिग्नेंट, बिनाइन मतलब अच्छा है, मेलिग्नेंट मतलब बुरा है। मेलिग्नेंट जो है वो नियोप्लास्टिक ट्यूमर है, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, सराउंडिंग सेल को डैमेज करेगा, उनका न्यूट्रिएंट खा जाएगा, सराउंडिंग सेल की डेथ तो होगी, इसके साथ साथ ये हर ऑर्गन में डिपॉजिट होगा, और इस डिपॉजिट को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस आपने आजकल फेसबुक में सुना होगा, मेटावर्स करके एक चीज़ आ रही है जिसमें क्या होगा कि आप बाहर की दुनिया में डिजिटली आपको लगेगा कि आप वहाँ हो, तो मेटास्टेसिस का मतलब क्या है कि कहीं और जाना, राइट। तो मेटास्टेसिस करता है जिसके कारण सेल्स यहाँ से निकल के दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार आप सुनोगे कि कोई लंग कैंसर का पेशेंट है लेकिन उसको साइंस कहीं और के आ रहे हैं, है ना, तो वो लंग कैंसर कहीं और पहुंच चुका है, ठीक है। इतना समझ में आया, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। तो अब जिन लोगों को ज़्यादा उत्सुकता है पढ़ने की वो ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट का पूरा डिफरेंस ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको कवर नहीं करा रहा हूँ, बस एक बार कहीं लिख के रख लेना, कहीं क्वेश्चन में फंस जाओ तो समझ लेना। कंसेप्ट क्या है, यही है, बेनाइन में क्या है, any abnormal growth that does not invade surrounding tissue या spread to other parts, no it will not, but if malignant it will spread and other parts of the body। तो ये स्लो ग्रोथ रेट होगा और ये इसका फास्ट होगा, ये नॉर्मल होगा, ये इसमें ये आप छोड़ दो, अभी आपके लेवल पे नहीं है, कैंसरस नहीं होते, कैंसरस होते हैं, इन्वेड नहीं करते, ये सब अभी आपको ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी उतना कहती है, उसके अलावा थोड़ा सा जो वर्ड्स में घुमाता है क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया, फिर भी ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जिसको पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ लेना। फिर अब अगला बात करते हैं, चलो ठीक है, क्या कि यार ये किसी के उसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो सेल है ये अच्छा वाला सेल था, ये ऐसा बड़ा सेल हो गया, है ना। अब आपको भी डर लगेगा कि यार हमारी बॉडी में भी सेल्स हैं, हर दिन थोड़े थोड़े टाइम में स्किन रिप्लेनिश होती है, ये होता है, तो क्या कभी कोई कैंसरस सेल बन गया तो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ कॉज होता है, ठीक है। तो कॉज क्या है, कॉज है इसका सबसे मेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन मतलब क्या है, कार्सिन मतलब कैंसर, जेन मतलब कॉजिंग, जनरेट करना, उसको पैदा करना, है ना। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस है जो कि कॉज कर रहे हैं कैंसर को। अब कैसे हो सकता है कोई भी चीज़ कॉज करे, या तो वो आके छू ले आपको तो कैंसर हो सकता है, ठीक है, या तो कोई केमिकल है, केमिकल आप रोज फू फू कर रहे हो उससे हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल मतलब अंदर हो रहा है अपने को किसी को पता नहीं, ठीक है। तो फिजिकल क्या है,
फिजिकल में बेसिकली एनसीईआरटी कहती है कि एक्सरे, गामा रे, ये सारे आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया होगा, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग दो टाइप के रेडिएशन होते हैं। एक्सरे, गामा रे आयनाइजिंग, और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज। तो ये जो है ये कॉज करेंगे डीएनए डैमेज। एक बार ये जो है ये जाएंगी, ये डीएनए को डैमेज कर देंगी। इसके कारण पूरी जो सेल की मशीनरी वो हिल जाएगी, वो नए तरीके से सोचेगा और फिर कैंसर सेल बन जाएगा। तो डीएनए डैमेज, कैंसर फॉर्मेशन इज ड्यू टू रेडिएशन विच आर फिजिकल। ठीक है, इतने का ये आर कार्सिनोजन। ठीक है, अब अगला कॉलम है केमिकल। केमिकल में मैंने जैसे आपसे कहा, आप टोबैको स्मोक कर रहा है कोई भी, तो उसको चांसेस है लंग कैंसर डेवलप होने की। ठीक है, और बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि एक कुछ ऐसी वायरस होती हैं, है ना, ये आपको अभी डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है ना। ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। आप एमबीबीएस में आओ, बिल्कुल आओ, स्वागत है आपका। आप पढ़ोगे सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में जो फीमेल को कैंसर होता है उसमें होता है एचपीवी वायरस। ठीक है, एचपीवी वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वो चीज़ होती है ऑन्कोजेनिक वायरस। उसमें वायरस में कुछ ऐसे जीन होते हैं जिसके कारण वो वायरल ऑन्कोजीन, जिसके कारण वो कैंसर कराता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रेजेंस ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इन नॉर्मल सेल। अब इसको क्या है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कभी भी नाम तोड़ो। ऑन्कोजीन मतलब, ऑन्को मतलब हमेशा कैंसर। तुमने सुना होगा ना, तुम्हारे कोई रिलेटिव डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब वो कैंसर के डॉक्टर है, तो ऑन्को मतलब कैंसर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन मतलब कैंसर जो करे वो वाला जीन, लेकिन प्रोटो, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव फॉर्म में। तो वो एनसीईआरटी क्या कहती है कि बॉडी में बहुत सारी जगह ऐसे सेल हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, किसी की बॉडी में ऐसे कैंसर के जीन है जो कि अभी प्रिमिटिव है, एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन अगर कुछ सर्टेन कंडीशन आती है, जो कि हो सकता है रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, तो किसी आदमी में रेडिएशन बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है एक्सरे को, जैसे आप कई बार सुनते होगे कि रेडियोलॉजिस्ट है या कोई भी लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे में क्या होता है कि आप यूजुअली एक एप्रेन डाल के जाते हो, है ना, लेड एप्रेन। वो सब नहीं डाला, एक्सरे एक्सपोज हो जा रही है, तो जो सेल्स हैं वो आपके वो कन्वर्ट हो गए इसमें ऑनको, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो एक्टिवेट हो गए और वो प्रॉपर कैंसर कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये एक फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका गूगल पे से जो इमेज है, जो कि आप बहुत सारे टाइप के कार्सिनोजन होते हैं, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से इतना याद रखना है। कई क्वेश्चन में फंसो तो ये चीज़ देख के रख लेना। ठीक है, तो क्या क्या है ऑन्कोजीन, जल्दी से बताओ। चलो, सबसे पहले क्या हुआ कि कैंसर में लॉस ऑफ इनिबिशन हुआ, इसके कारण वो ग्रो कर रहे हैं। तुमने कहा बिनाइन है वही है या चले गए, बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। अब तुमने कहा हुआ क्यों होगा, तो भैया यहाँ तो तेरे को फिजिकल एक्सपोजर हुआ होगा, यहाँ तूने कोई केमिकल एक्सपोजर लिया है, और यहाँ तो फिर बायोलॉजिकल कुछ एक्सपोजर है। ठीक है, इतना कॉज समझ में आ गए। अब इसी को अगर तुम डिटेल में देखोगे तो बायोलॉजिकल में जैसे मैंने कहा प्रोटो ऑन्कोजीन, है ना, और एक और होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये अगेन एमबीबीएस में आएगा, और जिसको अभी जानने की उत्सुकता है वो समझ ले। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, ऐसे जीन होते हैं जो कि नॉर्मली ट्यूमर को सप्रेस करेंगे कि बेटा ट्यूमर नहीं हो। ठीक है, पर प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होंगे, जो बस कोशिश करेंगे कि ये जो बैरियर है ये हट जाए ना, तो मैं फट से जाके ट्यूमर करा दूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क है। अब इनमें क्या फ़र्क है वो आप आराम से पढ़ लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगला है, अब ठीक है चलो, मान लिया, सॉरी, मान लिया कि कॉन्टैक्ट इनोवेशन चले गया, मान लिया ये है, मान लिया कार्सिनोजन है। अब कैसे डायग्नोज करें सर, किसी को हुआ है, आप डॉक्टर हो, आप बैठे हो, आपने सोचा कैसे डायग्नोज करूं। तो सबसे पहले आप कैसे डायग्नोज करोगे कोई भी चीज़ को, आप जैसे देखते हो एक्सरे कराते हैं लोग, है ना, रेडियोलॉजिस्ट का एमआरआई कराते हैं। एक टेक्निक होगी रेडियोग्राफी की, एक टेक्निक होगी ब्लड की, ब्लड टेस्ट आप कराते रहते हो, हर कोई कराता है, तो उससे भी पता चलता है। देखो क्या होता है ना, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। ठीक है, कैंसर जब किसी कोई बोलता है तो किसी भी ऑर्गन का हो सकता है, मतलब आप मान के चलो 50 100 कितने सारे टाइप के कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट तो हो ही नहीं सकता कि ये कर लो तो कैंसर डायग्नोज हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे टेस्ट होंगे। अगर ब्लड कैंसर है तो ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। अब ब्लड कैंसर में आप रेडियोग्राफी को कितना लगा पाओगे वो आपके ऊपर है कि उसका साइंस क्या डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो रेडियोग्राफी अलग, मतलब कुछ कैंसर्स में ज़्यादा सुपीरियर रहती है, ब्लड टेस्ट कुछ कैंसर में ज़्यादा सुपीरियर रहते हैं, और कुछ कैंसर में जिनमें आप टिश्यू है, मतलब जैसे लिवर है, लिवर का कैंसर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टिश्यू है आपके पास, अच्छा बड़ा सारा ऑर्गन है, जाओगे उसको ऐसे छेद करके, आप ऐसे समझ लो एक पर्टिकुलर सेक्शन लोगे और उसको पढ़ोगे, उसको कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है वो अपन समझते हैं।
बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजिकल लैब होती है ना, तो उसमें बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, वो आपको नहीं समझना है, वो अपन पढ़ते हैं। ब्लड में ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट, बोन मैरो जिससे सब बन रहा होता है, तो वो अपन क्या करेंगे, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ठीक है। तो अभी आप इतना अपने लेवल पे समझ के रख लो। कैसे डायग्नोस करोगे, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं डॉक्टर बन के बैठा हूँ, किसी को कुछ नहीं आता है, तो क्या करेगा, टिश्यू में बोलेगा भाई बायोप्सी करा ले, हिस्टोपैथोलॉजिकल करा ले, ब्लड में ब्लड टेस्ट करा ले, बोन मैरो टेस्ट करा ले, रेडियोग्राफी करा ले, जा इतनी सारी रिपोर्ट लेकर आ, जब तक हम समझते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, सब जो है जिनको पता रहता है वो वही टेस्ट लिख के देते हैं, ठीक है। चलिए, अब बायोप्सी का क्या मतलब है कि आपने एक जो भी आपको सस्पेक्टेड टिश्यू था, आपने उसको निकाला, आपने उसको सेक्शंस में कट किया, आपने कुछ स्टेन डाला और उसको आपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो आपको कुछ सेल्स दिखे जो कि थोड़े से अजीब है। अब अगर इस ऑर्गन में इस टाइप के सेल्स मिलने थे और उसकी जगह कोई दूसरे टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, मतलब वो बाहर से आए हुए हैं, बहरूपीय हैं, तो वो कैंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोप्सी। बायोप्सी आपने देख लिया, जैसे बायोप्सी की नीडल्स होती हैं, वो सब अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला है रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, हर साल आता ही आता है। तो रेडियोग्राफी में क्या हो गया, मैंने जैसे आपको कहा, एक्सरे हो सकता है, सीटी हो सकता है, एमआरआई हो सकता है। अब आपके लेवल पे फुल फॉर्म ही पूछेंगे, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, रट लो, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इधर उधर वर्ड कर देंगे, कंप्यूटर को कुछ और लिख देंगे, टोमो को कुछ और लिख देंगे, ये याद कर लो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। सीटी में क्या होता है, एक्सरे से ऊपर है सीटी, है ना, मतलब थोड़ी सी हायर टेक्नोलॉजी है। अगर ये एक्सरे आपके कहीं देखा हो 300 रुपये का होता होगा, सीटी आपका 2000 का होता है, एमआरआई 5000 भी लग सकते हैं, है ना। तो सीटी एक्सरे को यूज़ करता है, लेकिन कैसे अलग होता है, 3D इमेज देता है इंटरनल ऑब्जेक्ट की। एक्सरे आपने कभी देखा होगा ना, बस ऐसा एक हाँ प्लेन दिख जाता है 2D में कि अच्छा ऐसा है। सीटी में पूरा आपको अंदर से दिखता है अच्छे से, ठीक है। और एमआरआई जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है कोई भी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। इन शॉर्ट, सीटी है, एमआरआई है, सीटी से 3D इमेज मिलती है। एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक, जब नाम ही है तो मैग्नेटिक आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करेगा और चेंजेस बता देगा। तो अब आपने क्या करा, आपने बायोप्सी देख ली, ब्लड टेस्ट में बताने की ज़रूरत नहीं है, रेडियोग्राफी में 3 चीज़ें होती हैं, बस इतना याद रख लो, ठीक है। अब उसके बाद बात है और कैसे डायग्नोस कर सकते हो। तो और तरीके क्या है डायग्नोस करने के, बेसिकली कई बार क्या होता है कि आप देखोगे आगे चल के एमबीबीएस में कि कोई कैंसर है, उस कैंसर का एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है। आप ऐसा समझ लो, कैंसर का जो भी सेल है, जो टिश्यूज़ ज़्यादा बन रहे हैं ना, उस पर कुछ एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं, तो अपन वो नाप लेते हैं। तो आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी करके देख लो, अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब बंदे को वो कैंसर है। और इसके साथ साथ आपको मैंने कहा था प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है, जिसमें जो है ताकत होती है प्रोटोऑन्कोजीन में, कि अगर उसको सही मौका मिले, जो कि ऑल दो गलत चीज़ है, पर प्रोटोऑन्कोजीन को मौका मिले तो वो कैंसर करा सकता है। तो आप क्या कर लो, आप पहले से प्रोटोऑन्कोजीन को पकड़ लो कि यार किसी की फैमिली में अगर किसी की मदर को हुआ हो तो उनकी बेटी को हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप प्रोटोऑन्कोजीन को पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से, और पर्सन विद दीज इनहेरिटेड जीन्स आर एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू कार्सिनोजन। तो ये आप आगे चल के पढ़ोगे एमबीबीएस में कि क्या होता है कि कई बार जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसमें मदर को हुआ है तो फीमेल बेटी को होने की चांसेस है, तो उसके कारण पहले से ही कुछ सर्जरी कर देते कि आगे चल के ये चीज़ ही ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जाती है। तो कुल मिला के आपसे डायग्नोसिस पूछें 2 मिनट में तो क्या बोलोगे, फटाफट टिश्यू, ब्लड, रेडियोग्राफी, इसके साथ साथ 2 छोटे मोटे और हैं, याद रख सकते हो बढ़िया, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन और प्रोटोऑन्कोजीन फॉर इनहेरिटेड कैंसर्स, ठीक है। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या करोगे, मैंने आपसे कहा था एक ऑर्गन में रिस्ट्रिक्टेड है ट्यूमर, या ऑर्गन में है तो ऑर्गन हटा दो, तो सर्जरी कर दो, जो भी है उसको निकाल दो। अब सपोज करो सर्जरी से निकाल दिया, फिर भी आपको लग रहा है यार थोड़ा सा बचा है ना, या सर्जरी देने से पहले आपको लगता है पहले यूं ही कोशिश करें बिना सर्जरी के ही निकल जाए, ठीक है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, आप उस जो भी कैंसर है उसको रेडिएशन दो, रेडिएशन उस पर मारो कि वो मर जाए, या तो उसको ऐसे केमिकल्स ऐसे ड्रग्स दो कि वो मर जाए। तो रेडिएशन थेरेपी क्या है, ट्यूमर सेल्स इररेडिएटेड लीथली, इररेडिएटेड मतलब उन पर रेडिएशन डालना, लीथली मतलब कि वो मर जाए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड यही 2 मेथड होती हैं, रेडिएशन और कीमो। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आप सुनते होगे। कीमोथेरेपी में क्या है, ड्रग्स देते हैं जिसके कारण साइड इफेक्ट होने लगते हैं, हेयर लॉस होगा, एनीमिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई वो तुम उसको दे रहे हो ड्रग दे रहे हो तुम सेल मारने के लिए, सेल तो वो कैंसर का सेल भी मारेगा, सेल वो नॉर्मल बॉडी का सेल भी मारेगा, उसको नहीं पता चलता है ड्रग को ना कि ये बॉडी का नॉर्मल सेल है, तो इसके कारण से
हेयर के जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको मारा, हेयर लॉस, एनीमिया, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। और उसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी भी हम देते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है, मैंने आपसे कहा था अल्फा इंटरफेरॉन पार्टिकल, मैंने आपको बताया था, शायद एड्स में बताया था या इम्यूनिटी में ही बताया था। अल्फा इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक सेल से निकलता है और वो दूसरे सेल्स को जाके बोलता है भाई कुछ गड़बड़ है, तू बच जा। तो अपन इम्यूनोथेरेपी ऐसे दे देते हैं जिसके कारण इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। अल्फा इंटरफेरॉन आप बाहर से दे दो जिसके कारण ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपके लेवल का अभी नहीं है, आपको बस नाम याद होना चाहिए क्या कैसे देते हैं। अब अभी आप डॉक्टर तो हो नहीं, तो आ जाओ एमबीबीएस में, फटाफट आप सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में यही पढ़ना है। अब उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट, ये गूगल पे से अगर आप देखो तो यही सारी चीज़ें हैं, बट आपको एनसीईआरटी के ये 4 चीज़ें याद रख लो। कैसे ट्रीट करोगे, सर्जरी कर दोगे, डिशुम रेडिएशन दोगे, ठीक है, कीमोथेरेपी करोगे उसकी, है ना, ड्रग डालोगे, और इम्यूनोथेरेपी दे सकते हो अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये आपका कैंसर जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। फटाक से बता दो भैया, उसका कॉन्टैक्ट इनिबिशन लॉस्ट हो गया, बिनाइन होगा या मेलिग्नेंट होगा, कार्सिनोजन के कारण हुआ होगा, फिर प्रोटोऑन्कोजीन्स के एक्टिवेशन के कारण हुआ होगा, डिटेक्ट डायग्नोज कर लेंगे और ट्रीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ये क्वेश्चन का जवाब फटाफट दे दो नीचे, यस भी बोल दिया करो अगर प्रेजेंट हो तो। हर वीडियो देखो, पूरा पूरा देखो, और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।